Hello students, in today's class we shall be discussing about the features of New Economic Policy 1991. This new economic policy, it was launched in the year 1991 due to certain reasons. The Indian economy, it became very slow due to various controls on establishing new industries. There were various licensing requirements. So all these restrictions and controls, they led to reduction in the economic growth. So the economic growth of India, it came down because there were so many restrictions on setting up new industries. Various licensing requirements were there, number of formalities were there for setting up new industries, for expanding the existing industries. So it became very difficult for Indian industries to expand, to grow. So keeping all these things in mind and seeing that the growth rate of economy has become very, very slow, the new economic policy was launched, was implemented in the year 1991. So this new economic policy 1991, it opened the door of the Indian economy for global exposure, and of course for the very, very first time. So earlier the economy Indian, because as there were so many restrictions, बहुत ज़्यादा restrictions थी, बहुत ज़्यादा controls थे, तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट था. सो दे वर कन्फाइंड टू विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ओनली. जो भी इंडस्ट्रीज थी, इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, तो वो इंडिया में ही ऑपरेट कर पा रही थी. उनके लिए इनफैक्ट इंडिया में भी एक्सपेंशन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल्स एस्टैब्लिश किए हुए थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से दे वर नॉट इनकरेज्ड फॉर ग्रोथ. सो इन सब बातों को देखते हुए और इसके कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत स्लो हो रही थी. तो ये जो LPG मॉडल है इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, इसे लॉन्च किया गया. दिस LPG मॉडल, इट स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसी को ही हम एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के. दिस LPG मॉडल was introduced for achieving higher economic growth rate and for removing all kinds of unnecessary restrictions and to permit the international flow of goods, services, capital resources as well as technology. So let's see what is this LPG model is. The first component of LPG model is liberalization. तो पहले liberalization का meaning समझते हैं कि liberalization का meaning क्या होता है. Liberalization refers to end of licensing, end of license, quota and many more restrictions and controls which were put on industries before 1991. The liberalization was given to Indian companies in the following manner. तो liberalization का meaning क्या है? थोड़ा liberal हो जाना, relaxed norms बनाना. It refers to end of licensing. पहले बहुत सारे जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप करनी होती थी उसके लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी, बट नाउ दीज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैव बीन लिमिटेड टू फ्यू सेक्टर्स ओनली. ये जो फ्यू सेक्टर्स हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, लीकर बिजनेस में लाइसेंस लेना ज़रूरी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी हैं,
सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रग्स के लिए, कोई हम हैजार्डियस केमिकल्स बना रहे हैं उनके लिए, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी है. अपार्ट फ्रॉम दीज द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज दे वर पुट टू एंड. बाकियों के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया, और भी जो कोटा और मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स जो इंडस्ट्रीज पे लगाए गए थे 1991 से पहले, उन सबको ख़त्म कर दिया गया. सो किस ढंग से? एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू. मैंने आपको बता दिया कि लाइसेंस को की रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया, कुछ को छोड़कर. वो मैंने आपको बताया कि किसने लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ अर्लियर. अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी देयर वर सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस एंड सो मैनी फॉर्मेलिटीज़ वर इन्वॉल्व्ड, तो उसको भी एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. देन देयर वाज रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी. तो टैक्स रेट पहले बहुत ज़्यादा होता था, तो टैक्स रेट को कम कर दिया गया और जो अननेसेसरी कंट्रोल्स थे उन्हें हटा दिया गया. देन लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. पहले इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो था इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज़, सो उसको भी रिलैक्स कर दिया गया. उसमें भी लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस की गई. ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. अर्लियर फॉरेन कंपनीज दे वर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज क्यों नहीं करना चाहती थी इन्वेस्ट वो इंडिया में? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था, और देयर वर नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज टू कंप्लाई विद फॉर फॉरेन कंपनीज. उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता था. यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ पाती थी. तो लिबरलाइजेशन में उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लेकर आया जा सके. देन देयर वाज फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये सब चीज़ें लिबरलाइजेशन में इंट्रोड्यूस की गई. एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस एलपीजी मॉडल इज प्राइवेटाइजेशन. अब ये प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर कंट्रोल टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेटाइजेशन में जो इंडिया में प्राइवेटाइजेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? द रीजन बीइंग कि इसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दे दिया और रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के रोल को मिनिमाइज कर दिया, रिड्यूस कर दिया. और प्राइवेटाइजेशन के पीछे जो मेन रीजन वो ये था बिकॉज जो कुछ PSUs थी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, वो लॉसेस में जा रहे थे ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, and the managers did not have independence to take decisions on their own. So रेड टेपिज्म उसमें बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाती थी. और क्योंकि जो PSUs में मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, उनको कंपटीशन भी नहीं मिलता था. सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया. तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को परमिशन देना उन इंडस्ट्रीज को भी सेटअप करने के लिए जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए पहले रिजर्व थी. तो इस प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने एक्चुअल में क्या किया कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSUs वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी. मैनी PSUs वर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर एंड उसमें जो प्राइवेट सेक्टर को भी ओनरशिप में इन्वॉल्व किया गया. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो गिवन द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. सो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? disinvestment of public sector, transfer of public sector enterprises to private sector.
गवर्नमेंट ने एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन को सेटअप किया टू रिवाइव और क्लोज सिक यूनिट्स मतलब जो यूनिट्स लॉसेस में जा रही हैं उनको या तो उनको रिवाइव किया जाए मतलब बैक ऑन द ट्रैक लेकर आया जाए कि वो भी वापस से सरवाइव करें, कि उनको जो भी लॉसेस हैं उनको रिकवर किया जाए, उनको कवर अप किया जाए और उनको रीस्टार्ट किया जाए, दैट इज रिवाइव। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाए। और डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज़्यादा होता है तो वो PSUs होती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने शेयर को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया। तो प्राइवेट सेक्टर के पास अगर 51% शेयर आ जाता है तो उसकी जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी जाती थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन करने का जो मेन रीज़न था, इट वॉज टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ताकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी कंपटीशन दिया जाए और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। दैट वाज द रीजन बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन। अभी कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ने कुछ यूनिट्स को सिर्फ पब्लिक सेक्टर में रखा है। द टू सेक्टर्स दैट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर वो कौन से हैं? पहले 17 होते थे और अब बस सिर्फ 2 रह गए हैं। फर्स्ट इज रेलवे ऑपरेशंस एंड सेकंड इज एटॉमिक एनर्जी सेक्टर। तो रेलवे ऑपरेशंस में भी अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो आउटसोर्सिंग के थ्रू है या जैसे भी है। तो स्टिल वी हैव 2 सेक्टर्स दैट आर ऑपरेटिंग इन पब्लिक सेक्टर, राइट, एंड रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन shifted to the private hands, because there is more quality, there is more service, there is more efficiency, there is more competitiveness by introducing privatization. Now, the third element, the third pillar of this LPG model is globalization. Now, what does this word globalization means? It means to make global. It means the interaction of domestic economy with the rest of the world. So it refers to integration of various economies of the world. So as a result of globalization, the whole world becomes a global village, because we are not confined to the geographical boundaries of our country and political boundaries of our country. Because हम सिर्फ इंडिया में हैं तो हम इंडिया की geographical boundaries तक ही limited नहीं रह जाएंगे. The whole world becomes a global village. The markets are turned as global markets, because these physical barriers, these physical boundaries, they do not act as a barrier for business enterprises. So if a firm is situated in India, so it is not so that the firm can sell its products only in India. The market is the whole world market. So there are no restrictions. That means the Indian economy is open globally. The government adopted the policy of globalization by taking the following steps. Import liberalization. Liberalization means to ease the controls. तो government ने imports को liberalize कर दिया. Government removed many restrictions from imports of capital goods. Capital goods means machineries, heavy machineries, heavy investment equipments, etc. Foreign Exchange Regulation Act was replaced by Foreign Exchange Management Act, that I had explained earlier also. Earlier, that is before 1991, it was Foreign Exchange Regulation Act, or in short we call it FERA. Under this, there were so many restrictions on the movement of foreign exchange. So after 1991, this FERA, it was replaced by FEMA, that is Foreign Exchange Management Act, which was more liberal, which prompted foreign direct investment in India, which had very less controls. Then there was abolition of export duty. So the taxes
on exports, the duties on exports were abolished, totally abolished, and then there was reduction of import duties. So if we import some goods from foreign countries, the earlier we had to pay so many taxes at a very higher rate, but now after 1991, there was a reduction in the import duty also. So that was the LPG model of growth that was put before Indian economy in 1991, so that Indian economy can accelerate its growth. So this LPG model, it is called liberalization, privatization and globalization of Indian economy. So after this LPG model, it was introduced, it was implemented in Indian economy. So what was its impact of changes in economic policy on the business? हमने तो यही देखना है ना कि इसका बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा. जो भी गवर्नमेंट ने ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की 1991 में, उस इंडियन इकोनॉमी को पूरे एक ओपन इकोनॉमी बना दिया गया, तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा. The very first one is increasing competition, because जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, अब फॉरेन कंपनीज could easily enter into the Indian market. Earlier there were only Indian companies that were operating in India. They could not establish their business easily abroad, and the foreign companies could not establish their business in India easily because there were so many restrictions. When these restrictions were removed, so many foreign companies also entered Indian market. Earlier, if I take an example, before 1991, if I take an example of automobile industry, so there were very few models of cars. I think it was Maruti Suzuki was there, and few other companies were there which were manufacturing cars in India, and the customers had no choice. So, but now after 1991, number of automobile companies, they entered Indian market. Now the number is so huge. The choice before the Indian customer for purchasing any car is so wide. There are number of models, there are number of companies, because Indian market was opened for foreign companies also. So many foreign companies also entered into Indian market. So उससे क्या हुआ कि Indian companies को competition face करना पड़ा internal market से भी, external market से भी. तो ये जो कंपनीज थी जो बाहर से एस्टैब्लिश हुई थी आकर के, उनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं. तो इंडियन फर्म्स विच कुड अडॉप्ट, तो इससे क्या हुआ कि फॉरेन कंपनीज ने भी आकर इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप कर लिया. जो इनके गुड्स थे, दे वर मोर सुपीरियर, दे यूज्ड more superior technology, advanced technology. So Indian companies had to face competition from these companies. So those Indian firms which could adopt latest technology and they had adequate resources, वो ही survive कर पाई. और बाकी जो इस competition को face नहीं कर सकती थी, जिनके पास इतने resources नहीं थे कि वो latest technology को adopt कर सकें, they had to leave the market. So इस तरह से जब दिस पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज एलपीजी मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो उससे इंडिया में कंपटीशन बहुत बढ़ गया. उससे कंपनीज को, जो कंपनीज के पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, ज़्यादा जो अडॉप्ट कर सकते थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, दे कुड ओनली सर्वाइव. कुछ बिजनेसेस के लिए इसका नुकसान भी हुआ, लेकिन इससे कंज्यूमर्स को फायदा क्या हो गया? उससे कंज्यूमर्स को वाइड चॉइस मिल गई, वाइड वैरायटी मिल गई. Earlier they had only few choices to make when they had to buy some product, but now number of varieties, number of products entered Indian market which were superior and better as compared to the previous products that were available to them, right? So second impact was more demanding customers, that I am already discussing. So before 1991, there were limited products in Indian market, as the markets were producer oriented. Producer oriented का मतलब क्या है कि जो भी चीज बना ली गई है
कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ उसी को ही खरीद सकते हैं वो। लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, more businesses joined the production activities and many foreign companies established their production units in India. इससे production बढ़ गई, more products were available for consumers, and these companies focused on the demands and needs of the consumers. They focused what the consumer wants, and then they used to make the products as per the needs and wants of the customers. So the markets were, earlier the markets were producer oriented, but now after 1991 the markets started becoming consumer oriented. Many new schemes were launched by the companies to attract more customers, keeping in mind their needs and demands. Now the third impact was rapidly changing technological environment. So after the implementation of new economic policy, the world-class competition started, because earlier, let's say there were only two, three companies that were producing automobiles in India, cars in India, right? So they had competition between them only. But now after the implementation of new economic policies, many foreign companies, they entered into Indian market. Like we can take an example of Ford Motors, we can take an example of Hyundai. Then the number is so huge, right? So it gave world-class competition for those companies. The world-class competition started, and to stand this world-class competition, उसके आगे स्टैंड करने के लिए जो डोमेस्टिक कंपनीज थी, उनको भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ा. बिकॉज if the same product is available, if the more advanced product, if a more superior product is available at the same price, then of course the customers will switch over to those superior products. So in order to capture the market share, in order to retain their market share, जो domestic companies थी, उनको world class technology को adopt करना पड़ा. So इसको ध्यान में रखते हुए वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट को करना पड़ा. उनको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी पड़ी कि हाउ कैन दे मेक देयर प्रोडक्ट्स बेटर एंड कॉम्पिटिटिव. नाउ द फोर्थ इम्पैक्ट वाज नेसेसिटी फॉर चेंज. दैट इज बिफोर 1991 the business enterprises could follow stable policies for a long period of time, because जो business environment था वो बहुत relatively stable होता था, क्योंकि उसमें इतनी जल्दी कोई भी changes नहीं आते थे. जो भी government की जो policies थी, they were made for a very long period of time. So business environment was somehow static in nature. But after 1991, the business enterprises had to modify their policies and operations from time to time, because जो business environment था वो static की जगह dynamic होने लगा. उसमें बहुत जल्दी जल्दी changes आने लग गए, और जो business enterprises थे उनको अपने आप को maintain रखने के लिए market में अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई करना पड़ा टाइम टू टाइम, और अपने ऑपरेशंस को, प्लान्स को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ा. नाउ द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, इंडियन एंटरप्राइजेज दे वर मैनेज्ड बाय इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सन्स. कि जो भी इंडियन एंटरप्राइजेस जो थी, जो भी उनको मैनेज कर रहे थे, they were not professionals, they were not specialized people, they were not adequately trained persons, they were inadequately trained persons. But now as foreign companies started entering Indian market with more competent and skilled human resources, लेकिन जब foreign companies ने Indian market में आना शुरू कर दिया, यहाँ पर अपना business setup करना शुरू कर दिया, जो उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो उनके पास वर्क फोर्स अवेलेबल थी, दे वर मोर कॉम्पिटेंट, दे वर मोर स्किल्ड एज कंपेयर टू द पर्सन्स हु वर मैनेजिंग इंडियन एंटरप्राइजेज. हेंस इंडियन कंपनीज ऑल्सो फेल्ट द नीड टू डेवलप ह्यूमन स्किल्स टू कम्पीट विद फॉरेन कंपनीज. तो इंडिया ने भी, इंडियन कंपनीज को भी इस बात कि इस नीड को उन्होंने भी रियलाइज किया कि दैट दे शुड डेवलप ह्यूमन स्किल्स इन देम so that they can compete with the foreign companies. And the next impact was market orientation. So as I have explained in the previous point also,
that Indian firms are following the selling concept, which means produce first and then go to the market to sell it. पहले बना लो और जो बनाया है उसे सेल करना, because the customer had no choice. कस्टमर को वही खरीदना पड़ता था जो मैन्युफैक्चर हुआ है, जो प्रोड्यूस किया गया है. बट अब जो these foreign companies, they had different viewpoint. So to compete with those companies, because those companies followed the market concept, that is produce as per the needs and demands of the consumers, produce what the consumer wants. It was not rather produce first and then go to the market to sell it. So Indian companies also had to follow this concept, that is market concept, which stated producing the products on the basis of market research, needs and wants of the consumers. कि पहले consumer की needs and wants को study करो, उसके बाद product को बनाओ, so that it gives the consumer more satisfaction. And then the next impact is loss of budgetary support to public sector. Before the implementation of new economic policy, the losses of public sector enterprises were made good by government. पहले जब इंडियन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं इम्प्लीमेंट हुई थी, उससे पहले जो पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो पीएसयूज थी, उनके जो भी लॉसेस होते थे, दोज पीएसयूज हु वर रनिंग इनटू लॉसेस, उनके लॉसेस की भरपाई कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी. कि गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने जो भी एनुअल बजट्स होता था उसमें से स्पेशल फंड्स को अप्रूव किया जाता था. लेकिन 1991 के बाद जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी, दे हैव टू ग्रो एंड सर्वाइव बाय यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली. अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो they had no choice but to utilize their resources efficiently, otherwise they will have to face disinvestment. मतलब कि जो भी उनका शेयर है, it will be sold to private sector. So in order to maintain their ownership status, that is public sector enterprises, then they had no choice other than to by utilizing their resources efficiently, otherwise they will have to face disinvestment. Now the next impact is exports a matter of survival. Now the Indian businessmen, they were facing global competition. Global competition का मतलब है कि अब उनको foreign companies से भी competition face करना पड़ रहा था. And the new trade policy made the exports very liberal. और अब जो नई policy थी उसके अंडर जो एक्सपोर्ट्स करना गुड्स को बहुत इजी हो गया था. पहले तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी एक्सपोर्ट्स पर. तो अब इंडियन कंपनीज के पास एक चॉइस बढ़ गई कि जो भी वो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में. दस टू उनके पास एक एवेन्यू आ गया, एक चॉइस आ गई कि वो फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं. सो इसको ध्यान में रखते हुए मैनी इंडियन कंपनीज ज्वाइंड द एक्सपोर्ट बिजनेस एंड दे इंक्रीज्ड देयर टर्नओवर. टर्नओवर मींस सेल्स. और उन्होंने अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर दिया एक्सपोर्ट्स को स्टार्ट करके, जो पहले उनके लिए अप्रोचेबल नहीं था, उनके लिए फिजिबल नहीं था. बट नाउ जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें हटा दिया गया था. अब उनके पास ये भी चॉइस थी कि वो सिर्फ अपनी कंट्री की फिजिकल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है. द वर्ल्ड इज अ मार्केट फॉर देम. दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स anywhere they want. So that was also one of the ways to earn foreign exchange. So this was the impact of this new economic policy on the Indian business environment. I hope it is clear to you. Thank you.